नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 16 आने सच। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। करेंगे आज के शो की शुरुआत सबसे पहले हमारी पहली स्टोरी के साथ वैभव सूर्यवंशी से जुड़ी हुई। बता दें आपको, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 776 रन और 72 छक्के और रिकॉर्ड तोड़ पारियों से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हर कोई हैरान है, हर कोई चौंका हुआ है कि आखिरकार वैभव सूर्यवंशी में ऐसा है क्या जो इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इसके बावजूद आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला और ये फैसला मैनेजमेंट ने क्यों लिया, ये तो इंटरनल बात है। लेकिन अब इंतजार रविवार का किया जा रहा है जब दूसरे टी20 में वैभव को डेब्यू का मौका मिल सकता है। बात करेंगे अगली स्टोरी की। हमारी दूसरी स्टोरी है राम मंदिर चंदा चोरी मामले से जुड़ी हुई, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं 8 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे अगली स्टोरी की, तीसरी स्टोरी की, जो हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। बता दें आपको, भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति हो गई हो, लेकिन हाहाकार फिर भी मचा हुआ है। हॉर्मुज में ईरान ने एक जहाज पर हमला कर दिया, जिसके बाद 1000 नाविकों के रेस्क्यू अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद करेंगे हमारी आखिरी स्टोरी की, चौथी स्टोरी की, और वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, जिसमें शुभेंदु सरकार किस तरह से यूसीसी लाने की तैयारी में है, इस पर बात होगी। सोमवार को विधानसभा में इसी को लेकर यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल के लिए ये सबसे बड़े फैसलों में से एक फैसला होगा, जिसका वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। तो आज इन स्टोरीज पर करेंगे बात। बढ़ेंगे शो में आगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप वीडियोस पर। वेनेजुएला में भूकंप के बाद डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। वेनेजुएला में आए भूकंप से लोग अब भी दहशत में हैं। सोशल मीडिया पर डराने वाली तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही जमीन हिलनी शुरू होती है, लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों, दफ्तरों और दुकानों से बाहर की तरफ भागते हैं। कई जगहों पर लोग खुले मैदानों की तरफ दौड़ते नजर आते हैं, जबकि सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल साफ दिखाई देता है। सबसे डरावना दृश्य उस वक्त सामने आता है जब एक बहुमंजिला इमारत तेज झटकों के बीच देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। इमारत गिरते ही चारों तरफ धूल का विशाल गुब्बार छा जाता है और मौके पर मौजूद लोग चीखते चिल्लाते हुए सुरक्षित जगह की तरफ भागते दिखाई देते हैं। राहत अभियान के दौरान सबसे भावुक पल तब सामने आया जब एक ढही हुई इमारत के मलबे से एक दूध मुँहे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में बचाव कर्मी बच्चे को सुरक्षित निकालते ही खुशी से चिल्लाते और भावुक होते नजर आए। हैरानी की बात ये रही कि लंबे समय तक मलबे में दबे रहने के बावजूद बच्चे को कोई गंभीर चोट नहीं आई। ये घटना अपने आप में गजब का करिश्मा साबित हो रही है। इस घटना ने परिजनों की तलाश कर रहे लोगों और राहत कर्मियों के लिए उम्मीद का बड़ा संदेश दिया है। वेनेजुएला में आए 7.5 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही के बीच उम्मीद की एक तस्वीर भी सामने आई है। मलबे में दबे लोगों की तलाश के दौरान राहत और बचाव दल ने एक महिला को जिंदा बाहर निकालकर नई जिंदगी दी। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि बचाव कर्मी बेहद सावधानी के साथ मलबा हटाते हैं और घंटों की मशक्कत के बाद महिला तक पहुंचते हैं। जैसे ही उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाता है, मौके पर मौजूद लोगों की सांस में सांस लौट आती है। इस भावुक पल ने हर किसी को राहत का एहसास कराया। भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई टीमें अब भी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी का बताया जा रहा है, जहां कोखराज टोल प्लाजा के पास एलपीजी से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया और दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देने लगा। वायरल वीडियो में आग की ऊंची ऊंची लपटें और मौके पर मची अफरा तफरी साफ देखी जा सकती है। लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर इस भयावह मंजर को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 10 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू किया।
देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार इंदौर से सामने आया ये वीडियो नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बारात खुशी के माहौल में नहीं बल्कि घुटनों तक भरे गंदे पानी के बीच आगे बढ़ती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैंड बाजे की धुन तो बज रही है, लेकिन बाराती पानी से लबालब सड़क पर संभल कर चलने को मजबूर है। दूल्हे की बारात का ये नजारा लोगों को हैरान कर रहा है और मॉनसून से पहले किए गए ड्रेनेज सिस्टम और जल निकासी के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे शहर की बदहाल व्यवस्था और जल भराव की समस्या का प्रतीक बताकर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है, जहां चलती डबल डेकर एसी बस अचानक आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि बस में उस वक्त 26 यात्री सवार थे और वो जयपुर से हरिद्वार जा रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, जबकि काले धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पीछे से आ रहे एक बाइक सवार ने बस से धुआं उठता देख ड्राइवर को अलर्ट किया। ड्राइवर ने तुरंत बस सड़क किनारे रोकी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके कुछ ही देर बाद पूरी बस आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए और उन्हें दूसरी बस से हरिद्वार रवाना कर दिया गया। तो चलिए अब बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे। लगातार सुर्खियों में बने केतन हत्याकांड की एक बार फिर से बात करते हैं, जिसकी सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और न्याय के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस के दरबार में पहुंचे केतन अग्रवाल के पिता को सीएम ने न सिर्फ ढांढस बंधाया बल्कि उनको भरोसा भी दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मामले में अब हर रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं, रोजाना जो नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उसने अब वाकई में इस मामले में बहुत सारे तथ्यों को सामने लाकर रख दिया है। और इन खुलासों के बीच सिया की मां ने भी कह दिया है कि अगर मेरी बेटी दोषी है, यानी कि सिया अगर दोषी पाई जाती है, तो फिर उसे भी केतन की तरह खाई में धक्का दे दो, उसे भी वही सजा दे दो। इस केस में कई और बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पुणे केतन मर्डर केस की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केतन की मंगेतर सिया की मां का कहना है, अगर उसकी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए। वहीं सिया के पिता केतन की हत्या से स्तब्ध हैं। उनका दावा है कि सिया ने केतन से रिश्ता करवाने को कहा। इन सब के बीच अपने बेटे के कत्ल के दोषियों को सजा दिलाने के लिए केतन के पिता मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचे और गुहार लगाई, उन्हें इंसाफ चाहिए। उनके जिगर के टुकड़े को मौत के घाट उतारने वालों को फांसी की सजा मिली। तो वहीं इस पूरे केस पर शुरू से नजर बनाए हुए राजा रघुवंशी की मां, जिनके बेटे को उनकी ही बहू सोनम ने खाई में धक्का देकर मार दिया था, वो कह रही हैं कि ऐसी लड़कियों को शय इसलिए मिल रही है कि जैसे सोनम छूट गई वैसे ही वो भी छूट जाए। यह मामला सुनकर मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहां से ही उस दोषी को गिराया जाए। मुझे बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, पर ठीक है, उन्होंने बोले दोषी है। उन्होंने तो अपना लड़का खोया है, पर उनका लड़का मेरा लड़का, उनके लिए ज्यादा प्यार था मुझे उनसे, इतना लगाव हो गया था जैसे कि मैं खुद अपने आप उनको अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया। उसके लिए हमें बेहद दुख है। कितने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे आगे उदयपुर में जो शादी होने वाली थी, बिल्कुल नहीं। जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। वो पर्सनली ध्यान रखे जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे।
सर मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि वो सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने कहा मुख्यमंत्री से? जी मैंने उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। मामला फास्ट ट्रैक पे भी लिया जाएगा क्या? जी तो उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर हो। देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लड़कियां कर रही हैं तो एक दूसरे लड़की उनको देख देख के मतलब इनका बढ़ावा मिल रहा है। जो अभी पूना में केस हुआ है वो मतलब है ना, ये सोनम को देख के उसको और बढ़ावा मिला है। जैसे राजा को खाई में फेंका गया था उसी तरह से इस लड़की ने भी मतलब है ना उस लड़के को खाई में फेंका। और जब तक ये लड़की उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक ये लड़की सुधरने वाली नहीं है। सोनम को भी फांसी दी जाए, मुस्कान को भी फांसी दी जाए, वो धार वाली लड़की को भी फांसी दी जाए मतलब, और है ना ये सिया को भी फांसी दी जाए, क्योंकि इनको फांसी देना बहुत जरूरी है। तो सुना आपने, सिया की करतूत से उसकी मां भी बेटी की मौत मांग रही है। तो जिस बाप ने बेटा खोया वो जल्द से जल्द इंसाफ मांग रहा है। और जो पुणे मर्डर केस राजा जैसा हत्याकांड बताकर सुर्खियों में रहा, उस राजा की मां ने भी सिया को छोटी सोनम बताया। दरअसल सगाई, धोखा और सोची समझी साजिश में दो लोग शामिल, सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी। एक ऐसा लव ट्रायंगल था जिसका अंत इतना बेरहमी से होगा ये किसी ने सपने में नहीं सोचा। अब जैसे जैसे इस हत्याकांड की परतें खुल रही हैं, रूह कपकपा देने वाले खुलासे हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये चेतन चौधरी है कौन। सिया के साथ रिलेशनशिप, बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, पुणे के किराना व्यापारी परिवार का बेटा, पुणे के कोंढवा का रहने वाला, सिया के पिता के ऑफिस के पास चेतन का घर। सिया चेतन के साथ अपने मंसूबे में कामयाब हो गई थी, लेकिन पुलिस जांच ने उसके षड्यंत्र की धज्जियां उड़ाई। पुलिस की पड़ताल जिस तरह से आगे बढ़ी, सिया और उसका बॉयफ्रेंड शिकंजे में कसते चले गए। सिया के कॉल रिकॉर्ड खंगाले। सिया ने चेतन को 2004 बार कॉल की। सिया की चेतन से करीब 338 घंटे बातचीत हुई। रोज करीब 10 कॉल्स में 2 घंटे से ज्यादा बातचीत की गई। हत्याकांड से पहले सिया और चेतन रेस्टोरेंट में मिले। रेस्टोरेंट में चेतन सिया का सीसीटीवी फुटेज जब्त। लोहागढ़ किले की सीसीटीवी फुटेज में चेतन दिखा। सिया ने केतन की हत्या की प्लानिंग एक बार नहीं बल्कि कई बार की थी। 31 मई 2026 सिया ने केतन के मर्डर का प्लान बनाया। 4 जून 2026 केतन को लोहागढ़ ले जाने से परिवार ने मना किया। 5 जून 2026 सिया ने केतन से किले पर जाने की जिद की। 6 जून 2026 सिया ने पासपोर्ट छिपाया, इंडोनेशिया जाने का प्लान कैंसिल हुआ। 14 जून 2026 सिया केतन को लोहागढ़ ले जाने में कामयाब। सिया ने केतन को खाई में धक्का दिया। पेड़ का सहारा मिलने से केतन गिरने से बचा। केतन नाराज, सिया का सांप दिखने का बहाना। सिया की वजह से जान बचने पर केतन और परिजन खुश। 2 बार केतन की हत्या का प्लान खराब होने के बाद आरोपी चेतन चौधरी ने सिया से कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, अब मैं करता हूं इसका। दरअसल चेतन लगातार सिया पर दबाव डाल रहा था कि वो केतन की हत्या जल्द करे, ताकि वो दोनों अकेले महाबलेश्वर में बैचलर पार्टी नहीं कर पाए। केतन की हत्या को जल्द अंजाम देने के लिए चेतन और सिया ने षड्यंत्र बनाने के लिए 17 जून को पुणे के एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चेतन और सिया साथ में हैं। पुलिस सूत्रों का दावा है कि दोनों ने केतन की हत्या की साजिश को अंतिम रूप यहीं दिया। 18 जून 2026 सिया ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को धक्का दिया। 400 फीट खाई में गिरने से केतन की मौत। सिया ने सूचना दी केतन की खाई में गिरने से मौत। केतन के हत्यारों को फांसी हो, परिवार को न्याय मिले, इसके लिए पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को न्याय दिलाने का ढांढस बंधाया और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए हामी भरी। इसी के साथ अब वो दिन दूर नहीं है जब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और समाज के सामने मिसाल पेश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने
देखिए किस तरह से हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो सामने आ रहे हैं उसने पूरी की पूरी कहानी को एक तरीके से और ज्यादा उलझाकर रख दिया है। ऐसे में अब जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। केतन के पिता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है, न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दिया गया है कि केतन मर्डर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया है। चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी आज की अगली स्टोरी का, बढ़ेंगे शो में आगे। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक के साथ ही सरकार के सामने अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जलभराव से बचाने की, कि जलभराव इस बार ना होने दिया जाए। लेकिन इस बार सरकार ने दावा किया है कि डीसिल्टिंग का जो काम है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया है। नालों की साफ सफाई का अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली वासियों को उम्मीद ये जगी कि इस बार दिल्ली पानी पानी नहीं होगी। देखिए जरा कितना दावा। मानसून से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार, जल भराव पर वार, एक्शन प्लान तैयार, डीसिल्टिंग का काम 90% पूरा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन हुए गाद मुक्त। दिल्ली में यमुना उफान पर आते ही निचले इलाके जलमग्न होना शुरू हो जाते हैं। यमुना खतरे के निशान को पार करते ही हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। दिल्ली की शक्ल देश की चमक दमक भरी राजधानी की नहीं बल्कि बाढ़ से जूझती और बदहाल और मायूस नजर आती है। जगह जगह वाहनों का पानी में फंसना, पानी की निकासी नहीं होने से कई किलोमीटर लगा, सड़कों पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम और परेशान लोग। लेकिन इस बार मानसून में दिल्ली वासियों को वाटर लॉगिंग से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए दिल्ली भर में मानसून से निपटने के लिए तैयारियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मानसून आने वाला है, उससे पहले ही दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कीर्तिनगर और मोतीनगर का दौरा कर नालों से गाद निकालने के काम की समीक्षा शुरू कर दी है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और सीनियर अधिकारी सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी कि तूफानी पानी की निकासी वाली नालियों से गाद निकालने के काम की भी समीक्षा की जा रही है। 30 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई गई। 1900 किलोमीटर नालों की डीसिल्टिंग पूरी। कुल लक्ष्य का लगभग 90% अचीव। पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर डीसिल्टिंग। 21 प्रमुख नालों से 2,84,655 मीट्रिक टन गाद हटाई गई। नजफगढ़ ड्रेन से 12,77,172 मीट्रिक टन गाद निकाली गई। 22 प्रमुख नालों से 15,61,827 मीट्रिक टन गाद हटाई गई। 55 सहायक नालों से 15,29,415 मीट्रिक टन गाद निकाली गई। वाटर लॉगिंग को विफल करने के लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में निरीक्षण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का दावा है कि हमारे पास 2 वर्षीय रनिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कार्य की वास्तविक स्थिति का आकलन केवल मौके पर जाकर ही किया जा सकता है। इसलिए अधिकारी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों का निरीक्षण कर लिया जाएगा। लिहाजा भयंकर बारिश और मानसून की आहट के साथ ही डूबती दिल्ली की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। ऐसे में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सरकार संकट आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले से ही तैयारी करने की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार की इस तैयारी से दिल्ली वासियों को उम्मीद जगी है कि राजधानी में तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी पर इस बार मानसून लगाम नहीं लगा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो हर साल जब भी मानसून आता है अमूमन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी भर जाता है। जलभराव की वो तस्वीरें आपको भी याद होगी जिस पर हर बार जमकर बवाल मचता है। सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार समय रहते तैयारियां पूरी की क्यों नहीं जाती। लेकिन इस बार सरकार का दावा है कि 90% डिसिल्टिंग का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में इन दावों में कितना दम है, इसी को लेकर देखिए हमारी संवाददाता आंचल यादव की है ग्राउंड रिपोर्ट। जल्दी राजधानी दिल्ली में मॉनसून दस्तक देने वाला है, लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार जो है पहले से ही जल भराव की समस्या से निपटने के लिए धरातल पर काम कर रही है। जी हाँ, पिछली बार जल भराव के कारण सरकार को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार पीडब्ल्यूडी मंत्री यानी कि प्रवेश वर्मा ये दावा कर रहे हैं कि लगभग नालों से जुड़ा हुआ जो काम है
वो 15 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि मानसून के दस्तक देने से पहले नालों में सफाई हो जाएगी, वहाँ से मलबा निकाला जाएगा, जिससे जो कि सड़कों पे भरने वाला पानी है वो सीधे तौर पर नालों में बह सके। आपको देखिए दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको नाला बहता हुआ दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे क्योंकि इस पर देखिए ये शेड जो है वो डला हुआ है, जिससे किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और अब जल भराव की समस्या से धरातल पर निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं 90% नालों की शील्ड हटा दी गई है, मलबा निकाला जा रहा है। देखिए ये मलबा निकाला गया है और आपको ऐसे नालों की देखिए तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली का आईटीओ है, अक्सर हमने यहाँ पर पानी भरते हुए देखा है। कई बार पानी की वजह से जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, वो इस जलमग्न में कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आती थी। गाड़ियाँ पानी की वजह से बंद हो जाती थी, लेकिन अब शील्ड हटाकर देखिए मलबा जो है वो कहीं ना कहीं निकाला गया है और धरातल से ये कोशिश हो रही है कि मॉनसून जब दस्तक दे तो जल भराव जैसी समस्या ना हो। देखिए सामने ये आईटीओ का पुल आपको नज़र आ रहा होगा और सड़क का देखिए जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बनावट है वो सामने आपको दिख भी रही होगी। ये बनावट इस तरीके से है कि पानी जो है वो सीधे नालों के अंदर जो है प्रवेश करे और अब जबकि देखिए नालों से मलबा निकाल दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि पानी का जो बहाव होगा या फिर देखिए जो पानी बारिश की वजह से सड़कों पर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो बड़ी आसानी से बह सकेगा। हालांकि देखना होगा कि 15 दिन में इन नालों की स्थिति कितनी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, क्योंकि चाहे नजफगढ़ हो, लुटियंस का जोन हो और दिल्ली के अलग अलग हिस्से हों, कई जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। दिल्ली सरकार दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात कर रही है। 15 दिनों में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से सुधर जाएगा, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। चलिए दिल्ली की जनता से जानते हैं कि नालों की जो सफाई हो रही है, मेन होल्स को भी कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है, जिससे जल भराव का असर जो है बारिश जब होगी तो ड्रेनेज सिस्टम पर जो है वो मजबूत रहे। लोगों से बात करते हैं। भैया जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि नालों की सफाई करवा रही है सरकार, जो गटर हैं उनको भी साफ़ करवाया जा रहा है, जिससे जब बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में हो जाती है बरसात के समय में वो ना हो। कैसे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हो रहा है? नाले वाले साफ हो रहे हैं। कहाँ आपने देखा? ये मैं तो वहाँ से आया हूँ, ये सलाइट कॉलोनी सिद्धार्थ बस्ती से, उस साइड में तो हो रहे हैं, आश्रम में। यहाँ भी हम देख रहे हैं मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ देखो मलबा निकाला हुआ है, धीरे धीरे होंगे साफ। तो आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बाढ़ नहीं आएगी? नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा ही। इतनी जल्दी थोड़ी ना हो सफाई हो जाती है, थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। लेकिन बाकी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये साफ सफाई चल रही है, बरसात का पानी ना भरे? चल रही है साफ सफाई। यहाँ देखिए एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। भैया हम ये कह रहे हैं यहाँ पर मलबा निकला हुआ है, नालों की सफाई की जा रही है, आपको लग रहा है कि इस बार पानी नहीं भरेगा दिल्ली में? नहीं, अब देखल जाएगा पानी भरेगा कि नहीं भरेगा। नाली तो साफ किया है, आज 3 दिन हुआ है नाली साफ कर रहा हुआ है। 3 दिन पहले आए थे साफ करने? जी। तो आप लोगों ने पूछा था कि इस बार पानी तो नहीं भरेगा? नहीं, ये नहीं पूछे थे। नालों की सफाई हो रही है और यहाँ ये दिल्ली सरकार दावा भी कर रही है कि इस बार जो बरसात का पानी है वो नहीं भरेगा। कब हुई थी यहाँ पर नाले की सफाई? अभी दो दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले हुई थी। पूछा आपने उनसे जो सफाई करने आए थे कि इस बार बरसात में बाढ़ जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी? बोल रहे हैं नहीं होगी। नहीं। तो लग रहा है आपको कि इस बार ठीक रहेगा? मैडम क्या होता है, कितना पानी भरता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे? पानी तो भर जाता था, यहाँ तक गांठ तक का पानी भर जाता। घुटनों तक पानी भर जाता जी। और इस बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। आगरा से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और एक कार ने स्कूटी सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 500 मीटर तक स्कूटी सवार घसीटता चला गया गाड़ी के साथ साथ, और ये रफ्तार का कहर सामने आया है। कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे के बाद 500 मीटर तक एक्टिवा सवार को वो घसीटती रही गाड़ी।
युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवारों ने हालांकि गाड़ी का पीछा किया, उसका वीडियो भी बनाया। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये गाड़ी का पीछा करते हुए ये बाइक सवार नजर आए हैं। गाड़ी का नंबर नोट करने के लिए उसको वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए ताकि उसके बारे में पता लग सके, उसे पकड़ा जा सके, क्योंकि इस एक्सीडेंट को अंजाम देने के बाद गाड़ी सवार कैसे वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। और वहां जो ये लोग बाइक पर जा रहे थे, इन्होंने उस गाड़ी सवार को रोकने की कोशिश की। जब वो नहीं रुका तो उसका पीछा करके उसका वीडियो बनाया और सीएचसी के पास कार छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। यानी कि सीएचसी के पास जाकर जो ड्राइवर था उसने गाड़ी वहीं छोड़ी और उसके बाद वो वहां से भाग गया, फरार हो गया। जिसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने गंभीर हालत में, जो युवक वहां पर लहूलुहान था, उसको चोट लग गई थी, वो घायल हो गया था, उसको अस्पताल लेकर जाया गया और वहां पर उसको एडमिट करवाया गया। फिलहाल आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर, ये देखिए वीडियो आपके सामने। कार ने कैसे स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद वहां से भागने की कोशिश की, उसके बाद फिर पीछे से बाइक सवार इन लोगों ने उस गाड़ी का वीडियो बनाया ताकि एटलीस्ट उसका नंबर कैप्चर किया जा सके और उस तक पहुंचा जा सके। वहीं आगरा में बीजेपी पार्षद किशन नायक का अनोखा विरोध सामने आया है, जब उन्होंने नाले में खड़े होकर जन्मदिन मनाया। सफाई व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। नागरिक सुविधाओं की अनदेखी पर उन्होंने ये प्रदर्शन किया। यह अनोखा प्रदर्शन, नाले में खड़े होकर जन्मदिन मनाना। मानसून से पहले भी नालों की सफाई नहीं हुई है, किशन नायक ने यह आरोप लगाया है सिस्टम पर। उन्होंने कहा कि इस बारे में 12 बार शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने देखिए कैसे नाले में खड़े होकर वहीं पर केक काटा, वहीं पर अपना जन्मदिन मनाया और कुछ इस तरह से विरोध जताया कि इस नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई जा रही है। कई बार शिकायत करवाई जा चुकी है, 12 बार कह रहे हैं वो कि मैंने खुद जाकर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद देखिए कुछ इस तरह से इस अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए एक तरीके से और सिस्टम के कानों तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश में जन्मदिन मनाया गया, लेकिन वहीं पर नाले में खड़े होकर ही केक काटा गया। और आसपास बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं, वो भी इस नाले की वजह से काफी परेशान है। ये स्थानीय लोग हैं, कई बार इन लोगों का कहना है कि हम शिकायत दर्ज करवा चुके हैं लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही है। इस नाले की सफाई प्रशासन की तरफ से नहीं करवाई जा रही है। बीजेपी पार्षद ने नाले में खड़े होकर अपना बर्थडे केक काटा, वीडियो आपके सामने। बढ़ेंगे आगे। सहारनपुर में तेज रफ्तार की भेंट चढ़ी 4 जिंदगियां। देहरादून पंचकूला हाईवे पर दरअसल यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 कारों की आपस में जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। ये एक ही परिवार के 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि इस हादसे में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है मामले में जांच जारी है। तो एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत इस एक्सीडेंट में हुई। 2 गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर आपस में, जिसमें 4 लोगों की मौत और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, एडमिट करवाया गया। परिजनों का देखिए रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जिन 4 लोगों की जान गई है वो एक ही परिवार के थे। एक ही परिवार के 4 सदस्य जो इस एक्सीडेंट में खत्म हो गए, और जो घायल हैं 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट अस्पताल में इस समय जारी है। दिल्ली देहरादून हमारा नेशनल हाईवे है, वहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक फैमिली थी जो गाड़ी से बहादुरगढ़ से हरिद्वार जा रही थी और पीछे से एक स्कॉर्पियो आके उसको टक्कर मारी और उसमें 7 लोग सवार थे। 4 लोगों जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए। 3 लोग हैं जो कि यहाँ पे एडमिट हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये लोग हरियाणा के थे, हरिद्वार जा रहे थे और थाना रामपुर के पास अलगोड़ा कोई जगह है, वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोग जो हैं वो गुजर गए हैं और बाकी जो 4 लोग हैं वो भर्ती किए हैं यहाँ, जिनके चोट आई है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। ईरान और अमेरिका के बीच यानी कि मिडिल ईस्ट में जंग भले ही रुक गई हो, लेकिन फिलहाल यूएन और ओमान के हॉर्मुज को लेकर जो नया रूट बनाने की बात कही जा रही है, उसमें ईरान ने चेतावनी दी है। वो चेतावनी क्या है अब वो आपको बताते हैं।
दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग भले ही रुक गई है, लेकिन यूएन और ओमान के हॉर्मुज में नया रूट बनाने को लेकर ईरान अब भड़क उठा। नए रूट से जाने वाले जहाजों पर ड्रोन से हमला बोल दिया गया। ईरान ने चेतावनी दे दी कि जो रूट ईरान ने तय किया है उस रूट के अलावा किसी और रूट पर सुरक्षा की उसकी कोई गारंटी नहीं। अब ईरान के इस कड़े रुख को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिक गई है कि ईरान को वो इस मसले पर कैसे जवाब देता है, क्या जवाब देता है और क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान पर हमला कर सकते हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर धमाकों से गूंजा। और ये धमाके ईरान ने ड्रोन हमले के जरिए किए। ईरान ने ड्रोन हमला उस वक्त किया जब समुद्री सुरक्षा के लिए जिम्मेदार यूएन की संस्था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, यूएन, ओमान और कई सदस्य देशों की मदद से फारस की खाड़ी में फंसे जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान चला रहा था। इस ऑपरेशन में करीब 11,000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला जाना था। इसके साथ ही इस अभियान के जरिए IMO उन जहाजों को हॉर्मुज से पार निकाल रहा था जो युद्ध और सुरक्षा प्रतिबंधों की वजह से कई दिनों से फंसे हुए थे। लेकिन तभी ईरान ने ओमान तट के पास जहाज पर ड्रोन से हमला कर दिया। दरअसल यूएन और ओमान ने जहाजों की आवाजाही के लिए नए समुद्री मार्ग को हरी झंडी दी, लेकिन ईरान ने इसको धता बताते हुए चेतावनी दी कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी जहाज यूएन और ओमान द्वारा तैयार किए गए नए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल ना करें। लिहाजा IMO ने रेस्क्यू ऑपरेशन टाल दिया है। जंग के कारण फंसे 600 जहाजों, उनके क्रू को निकालने का ऑपरेशन रोक दिया गया है। वहीं ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि PGSA ने बयान जारी कर कहा, जो जहाज ईरान द्वारा तय किए गए आधिकारिक रास्ते की बजाय दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करेंगे, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। PGSA द्वारा तय किए गए रास्तों के अलावा किसी अन्य रास्ते से जाने पर सुरक्षित रास्ते की गारंटी लागू नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई इंश्योरेंस कवरेज या उससे जुड़ी देनदारियां मिलेंगी। बिना मंजूरी वाले रास्तों से जाने के नतीजे के लिए मालिक, ऑपरेटर और जहाज के कमांडर जिम्मेदार होंगे। दरअसल ईरान ने जहाजों के लिए रूट तय किए हैं। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों के लिए एक समुद्री कॉरिडोर फिक्स किया है, जिसके तहत जहाजों को सिर्फ लारक आइलैंड के पास बने आधिकारिक मार्ग से ही गुजरने की इजाजत दी गई है। इस रूट के अलावा किसी भी मार्ग से गुजरने पर सख्त चेतावनी दी है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जहाज के मालिक और कप्तान की होगी। इसके लिए ईरान जिम्मेदार कतई नहीं होगा। हॉर्मुज से गुजरने के लिए 2 समुद्री कॉरिडोर हैं। पहला रास्ता ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके लिए जहाजों को ईरान की PGSA एजेंसी से इजाजत लेनी होती है। दूसरा रास्ता ओमान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस रूट को यूएन, ओमान मिलकर सुरक्षित निकासी के लिए यूज कर रहा है। ईरान ने इसे नियमों का उल्लंघन बताकर ड्रोन से हमला किया। ईरान का इरादा इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर अपना एकाधिकार बनाए रखने और गुजरने वाले जहाजों से भारी टोल वसूलने का है। ईरान अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का विरोध जताने और हॉर्मुज स्ट्रेट में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए ड्रोन हमले करता है। इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी जहाज केवल ईरान के निर्धारित आधिकारिक समुद्री मार्ग का उपयोग करें, ये दबाव भी बना रहा है। इस हमले के बाद से ही अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही में रुकावट डाल सकता है। ईरान के हमले के बाद वहां फंसे 11,000 नाविकों को निकालने का रेस्क्यू अभियान रुक गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन हजारों नाविकों का क्या होगा? क्या अमेरिका इस मामले में पलटवार करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखा आपने, एक तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 टूक शब्दों में कह ही दिया है कि ईरान हॉर्मुज के रास्ते को नहीं रोक सकता, किसी तरह की रुकावट वहां पर नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी ईरान की तरफ से ऐसा किया जा रहा है तो इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका परिणाम फिर क्या होगा? क्या अमेरिका एक बार फिर से हमला कर सकता है? और आइए अब आपको एक नक्शा दिखाते हैं और उस नक्शे के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरा बवाल क्यों मचा हुआ है, कहाँ मचा हुआ है। ये देखिए, ईरान ओमान के बीच ये
हॉर्मुज स्ट्रेट, ओमान की खाड़ी इस तरफ, इधर अरब सागर है, और यहाँ से इस रास्ते पर ये जो हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान रुकावट पेश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से वहाँ पर जो है 600 के आसपास जहाज़ फंसे हुए हैं। ऐसे में उन जहाज़ों का क्या होगा, वो जहाज़ यहाँ से कैसे गुजरेंगे, क्योंकि अलग अलग देशों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जाहिर तौर पर इसका असर उस पर पड़ेगा। तो दुनिया में तेल की सप्लाई का सबसे अहम रूट, सबसे इंपॉर्टेंट रूट यही है जो आप रेड सर्कल में इस समय देख रहे हैं, और यहीं पर अगर ईरान अपनी तरफ से कुछ अड़चन पेश करने की कोशिश करता है तो ये अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। और इसलिए माना जा रहा है कि अभी तो चलिए शांति का मोड है, अभी तो फिलहाल अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं और अंतिम समझौते की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर अब अगर ईरान ने ये रुख अपना कंटिन्यू किया तो अमेरिका फिर क्या करेगा, और जो जहाज फंसे हुए हैं उन जहाज़ों का क्या होगा, वो जहाज़ यहाँ से कैसे पार करेंगे, कैसे यहाँ से क्रॉस होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। और हर कोई ये चाहता है कि भाई देखिए, तनाव ऑलरेडी बहुत पूरी दुनिया देख चुकी है, अब और नहीं, अब जो शांति बनी है वो बरकरार रहनी चाहिए। और हॉर्मुज पर ईरान का प्लान क्या है वो समझाते हैं आपको। दरअसल ईरान ये जो रुकावटें पैदा कर रहा है उसका मकसद है यहाँ पर फीस वसूलने का, फीस वसूलने की प्लानिंग है यहाँ पर, ये मंशा है ईरान की यहाँ पर। और इसी बात को लेकर अमेरिका को आपत्ति भी है कि भाई किसी तरह की कोई फीस नहीं वसूली जाएगी, कोई टोल यहाँ से नहीं वसूला जाएगा, लेकिन ईरान ये चाहता है कि फीस यहाँ से वसूली जाए। और इस फीस से हर साल फिर 40 अरब डॉलर कमाई की उम्मीद ईरान को है, और ये पैसा ईरान की झोली में जा सकता है। और इसी वजह से फिलहाल ईरान इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर जो रुकावट है वो लगातार, ईरान की तरफ से जो कदम है वो लगातार उठाए जा रहे हैं, और इसी को लेकर आपत्ति अमेरिका जता रहा है। अमेरिका ने पहले भी कई बार कहा है कि यहाँ इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी तरह का कोई टोल वसूलने की अगर आप सोच भी रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। ये सीधा सीधा अमेरिका की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ईरानी नेवी ने 3 विदेशी टैंकर्स को वापस लौटा दिया है। ईरान की नेवी वहां पर लगातार मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, और उन्होंने 3 विदेशी टैंकरों को यहां से वापस कर दिया, वापस लौटा दिया। क्यों? क्योंकि बिना इजाजत के कहा जा रहा है ये तीनों विदेशी टैंकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, और बस इसी बात को लेकर बवाल है। ये देखिए, वहां से 3 विदेशी टैंकरों ने जब गुजरने की कोशिश की तो ईरानी नेवी ने उनको वापस लौटा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी है एक और बड़ी अपडेट, और इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान वहां पर अपनी चला रहा है। ईरानी नेवी ने वहां पर 3 विदेशी टैंकरों को रोका और उनको वापस लौटा दिया, उनको वापस जाने के लिए कह दिया, यानी कि वो वहां से क्रॉस नहीं कर पाए टैंकर्स, जिसके बाद अब यहां पर ये जो अड़चन पैदा हो रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। ईरान तो यहां से क्रॉस करने नहीं दे रहा है, ईरानी नेवी ने इन तीनों विदेशी टैंकरों को वापस लौटा दिया, बिना इजाजत के कहा गया, ये आरोप लगाया गया कि इनके पास परमिशन नहीं थी, इसलिए हमने इनको वापस जाने के लिए कह दिया है। और इसलिए अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच ये तनातनी बरकरार है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शायद इसका हल निकलेगा। ईरानी नेवी ने ये जो विदेशी टैंकर्स को अभी फिलहाल वापस लौटाने का काम किया है, और ईरान की जो प्लानिंग है वहाँ पर टोल वसूलने की, फीस वसूलने की, क्या वो आगे सक्सेसफुल हो पाती है? ईरान की जो मंशा है, क्या इस पर वो आगे बढ़ पाएगा? ये भी बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, अयोध्या से। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फैजाबाद कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेजा है। ये 8 आरोपी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और अब कहा जा रहा है इन सभी आरोपियों की सोमवार को पेशी होगी। आरोपियों के पास से तकरीबन 80,000 रुपये भी, माफ कीजिएगा 80 लाख रुपये बरामद हुए हैं। तकरीबन 79,85,493 रुपये इनके पास से कैश मिला है। टिन्नू यादव, लवकुश समेत 8 लोगों को जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 3 दिनों के लिए कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फैजाबाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है, और ऐसे में अब सोमवार को इनकी कोर्ट में पेशी की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट।
फिलहाल अब तक तो देखिए गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, एफआईआर की मांग हो रही थी और अब गिरफ्तार भी हो गए हैं, एफआईआर भी हो चुकी थी और अब पेशी होगी इनकी सोमवार को। इन 8 आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अयोध्या स्थित जो है जो दान पात्र था उसमें जो श्रद्धालुओं द्वारा जो उसमें चढ़ावा आता था धन के रूप में, आभूषण के रूप में, ट्रस्ट के कर्मी द्वारा उसका धन का और आभूषणों का गमन किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में इनका रिमांड लिया गया है 8 लोगों का। 79,85,000 रुपये, 493 रुपये ये इनके पास से बरामद हुए हैं अलग अलग अमाउंट के रूप में और इनको मंडे तक का रिमांड दिया गया है। मंडे को फिर ये मतलब विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में पेश होंगे। और इसी चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक और बड़ी खबर, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, महासचिव के पद पर चंपत राय थे लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय ने इस्तीफा दिया और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस तरह से 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। पहला नाम चंपत राय का, दूसरा नाम अनिल मिश्रा का, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट के सदस्यता से इस्तीफा सामने आने के बाद फिलहाल अब इस मामले को लेकर लगातार एक तरफ तो जहां जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ किसका क्या रोल रहा इस पर भी पैनी निगाहें बनी हुई है जांच एजेंसियों की। चंपत राय का क्या रोल था, हालांकि नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने भी, चंपत राय ने भी। राम मंदिर चोरी मामले को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष एसआईटी के गठन पर सवाल उठा रहा है क्योंकि इस मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जांच के नाम पर आरोपियों को समय दिया गया। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भी आप आरोप लगाना ये विपक्ष का काम है। या कोई भी किसी का विरोधी हो, कोई भी आरोप लगा सकता है। भाई कोई भी अगर अपराध हुआ है और गलती हुई है तो एसआईटी जांच होगी, एफआईआर होगी, उसके बाद जांच होगी और जांच रिपोर्ट आएगी। अब इसमें भी आप देखते गलत है तो क्या आपने नाम ले दिया और किसी को उठा के फांसी कर दी जाएगी? ऐसा तो देश का कानून नहीं है कि आपने मुझसे कहा कि वो आदमी अपराधी हो, वहाँ फांसी हो गई। तो ये वो कंट्री नहीं है, सब देश कि उठाया और तो फांसी करती है। कानून है, कानून के हिसाब से काम चलेगा। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 34 साल का शानदार सफर पूरा कर लिया। उनकी पहली फिल्म दीवाना 34 साल पहले आज ही के दिन रिलीज हुई थी। इस खास मौके पर शाहरुख खान मंगलुरु में आयोजित एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी फिल्मों के हिट गानों पर डांस किया और मंगलुरु में बिताए हुए अपने बचपन के किस्सों को अपने फैंस के साथ किस तरह से साझा किया, जरा देखिए। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने आज फिल्म इंडस्ट्री में अपने 34 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर मंगलुरु में एक इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें शाहरुख खान ने शामिल होकर अपने फैंस को कन्नड़ में ग्रीट कर एक यादगार तोहफा दिया। इतना ही नहीं, इस मौके पर बादशाह खान ने अपनी कई हिट फिल्मों के गानों पर डांस कर पूरे माहौल को ही बदल दिया। इस मौके पर मौजूद उनके फैंस की दीवानगी देखते ही बनती थी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो फिल्म दीवाना ही थी जिसके जरिए पहली बार शाहरुख खान बड़े पर्दे पर नजर आए थे। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। यही वो पल था जब रातों रात टीवी सीरियल में आने वाला एक कलाकार बॉलीवुड का सितारा बन गया था। इसके बाद शाहरुख खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहने वाला एक आम लड़का मुंबई की चमकती हुई फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बन गया। तो जरा एक नजर डालते हैं शाहरुख खान के करियर की शुरुआत पर। 1988 फौजी,
1988 दिल दरिया, 1989 उम्मीद, 1989 महान कर्ज, 1989 सर्कस, 1989 दूसरा केवल, 1989 बागले की दुनिया। बेंगलुरु में आयोजित इस समारोह में शाहरुख खान अपने बचपन की एक तस्वीर लेकर पहुंचे थे। इवेंट के बीच उन्होंने जेब में रखी वो तस्वीर निकालकर ऑडियंस को दिखाई और कहा, भले ही इस समय ये तस्वीर थोड़ी अटपटी लगे क्योंकि मैं इसमें बिना कपड़ों के हूँ, लेकिन ये मेरे पास मेरे बचपन की इकलौती तस्वीर है जो बेंगलुरु में ली थी। मैं बिना कपड़ों के बाल्टी में हूँ। इस मौके पर शाहरुख खान ने बेंगलुरु में बिताए अपने बचपन के साथ ही दिल्ली के गलियों से बॉलीवुड तक पहुंचने के अपने सफर को भी अपने फैंस के साथ साझा किया। शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी पहली रिलीज फिल्म दीवाना संयोग से मिली थी। क्योंकि उस समय वो 5 फिल्मों को पहले ही साइन कर चुके थे, लेकिन जब फिल्म के प्रोड्यूसर धनोवा ने शाहरुख खान को फिल्म की स्टोरी सुनाई तो शाहरुख खान को स्टोरी का सेकंड हाफ इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म को साइन करने का फैसला कर लिया। हालांकि उस समय के सुपरस्टार ऋषि कपूर फिल्म के गाने ऐसी दीवानगी खुद पर शूट करना चाहते थे, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। ये गाना शाहरुख पर फिल्माया गया। ये फिल्म सुपरहिट हुई और शाहरुख खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में खास पहचान बना ली। शाहरुख खान आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। फैंस में उनकी दीवानगी का क्या नशा है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। आज किसी फिल्म में शाहरुख खान का होना ही फिल्म के हिट होने की गारंटी माना जाता है और इसी के साथ शाहरुख खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से भी बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। दांव यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जिसे लागू करने का वादा चुनाव में किया गया था और अब इस वादे को पूरा करने की तैयारियां हैं। बंगाल के सियासी गलियारे में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की तैयारियां है। खबर तो यह है कि सोमवार को बंगाल सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित बिल पेश कर सकती है, लेकिन इस खबर से ममता कुनबे में खलबली मच गई। ममता बनर्जी की पार्टी ने यानी कि टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि वो सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगी। टीएमसी ने साथ ही ये भी आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए बीजेपी कम्युनल एजेंडे को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जानबूझकर इस पिच पर खेल रही है। एक समुदाय को टारगेट करने की इसे कोशिश बता रही है टीएमसी। हालांकि शुभेंदु सरकार का इरादा साफ है कि सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए और इसी दिशा में वो आगे बढ़ने का दावा कर रहे हैं कि यूसीसी यहां पर इसी मकसद से लाई जा रही है कि सबको एक समान अधिकार प्राप्त हो सके। देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि चुनाव में जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। हर धर्म, हर मजहब, हर वर्ग के लिए एक समान कानून बनाएंगे। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को यूसीसी से संबंधित विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। बिल के पास होने की पूरी संभावना है क्योंकि विधानसभा में सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। बिल पास हुआ तो पश्चिम बंगाल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा। एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया था और अब उसे पूरा करने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि जैसे असम में यूसीसी लागू हुआ, उसी तर्ज पर बंगाल भी यूसीसी को लेकर कदम बढ़ाएगा। लेकिन यूसीसी की आहट से ही ममता कुनबे में घबराहट होने लगी है। ममता के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने यूसीसी का खुलकर विरोध शुरू कर दिया। आरोप लगाया कि यूसीसी के जरिए बीजेपी कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर लागू करना संभव नहीं है। यूसीसी से धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।
यूसीसी आने से सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है। हम लोग तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। हम पार्लियामेंट में जब आया था तब भी हम विरोध किया था, क्योंकि संविधान बनने का समय से पंडित नेहरू का एश्योरेंस था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तभी होगा जब मुसलमान समाज इसको मानेंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते हैं, नहीं मानते हैं, विरोध करेंगे। ममता की पार्टी ने इरादे साफ कर दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। बिल आया तो सदन में विरोध जताएंगे, लेकिन बंगाल में यूसीसी पर मचे संग्राम के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तब छिड़ गई जब छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी की स्टडी, सुझाव और ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र के दौरान यूसीसी बिल लाने की तैयारी है। राजस्थान में सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के अध्ययन और सुझावों के लिए एक कमेटी का गठन किया है। यूसीसी को लेकर महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठन का ऐलान हुआ। तो देखा आपने किस तरह से उत्तराखंड के बाद अब यहां पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु सरकार की ये पूरी तैयारियां है यूसीसी को लागू करने की। अब ये कैसे होगी, कब तक होगी और क्या कुछ इसमें अड़चनें पेश आ सकती है, इसी पर बनी रहेगी नजर। फिलहाल तो मेरे साथ 16 आने सच में बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।